मेरा नाम आरुषि मिश्रा है एंड आई हैव गिवन मेनी प्रीलिम्स अटेम्प्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो मैं पहले एक शॉर्ट जर्नी अपनी बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज थे कि जर्नी कैसी है और हम कैसे स्कोर करेंगे, तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि मेरा प्रिपरेशन टाइम क्या रहा है, तो आई हैव गिवन मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड आई वुड से कि जो पहला प्रीलिम्स था मेरा, उसमें आई स्कोर्ड वेरी लेस, दे वर लाइक 90s, और 90s में आजकल देयर इज नो सिलेक्शन। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि आई इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी, आई इम्प्रूव हाउ टू वर्क अपॉन इट, एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मेरे 120 प्लस ही आए हैं और 3-4 बार तो 140 प्लस आए हैं। मतलब द हाइएस्ट आई वाज एबल टू स्कोर वाज 149.6 इन प्रीलिम्स। तो माय आइडिया वुड बी कि एकदम बेसिक से हम तैयारी की बात नहीं भी छोड़ें तो भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि कैसे करनी है, कि हम 90 से 120 या 130 तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं। ठीक है? तो एक इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और मेरा ब्रॉडर जो आइडिया है कि मैंने 2017 एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का एंड दैट आई क्लियर्ड विद रैंक 16 एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Then I gave the forest service exam and forest service 2018 examination में I secured all India rank 2 and based upon that I got my home cadre as UP। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन अगेन आई गेव द प्रीलिम्स एंड मेंस और उसके बाद आई सिक्योर्ड रैंक 229 इन सिविल सर्विसेज इन द 2019 एग्जाम, और उसमें मुझे आईआरएस मिला था, बट आई चोज फॉरेस्ट सर्विस ओवर इट एंड आई हैव बीन कंटिन्यूइंग इन माय होम कैडर एज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा अब यूपीएससी जर्नी कैसी रही, मुझे कुछ क्वेश्चंस लोगों के ऐसे आते थे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और हर जगह कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जर्नी बहुत लंबी रही है। इट हैज हैड बीन लाइक 6 to 7 years। 6 to 7 years आप ये नहीं कह सकते कि देयर वाज कंप्लीट स्टडी, देयर ऑल फोकस एंड ऑल स्टडीज वाज सर्टेनली नॉट देयर, क्योंकि शुरुआती फेज में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट एंड इट इवन टू गेट आउट व्हाट द आइडियाज क्या पढ़ना है। बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्टडिंग। उसमें एक मेंटल प्रिपरेशन लगी 6-7 साल की, और हार्ड वर्क कहा जाए तो 3 से 4 साल का बहुत मेजर हार्ड वर्क था बाद का। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई प्रिपेयर्ड एंड देयर वर मल्टीपल फेलियर्स। फेल होने की तो इतनी हैबिट हो गई थी ना कि अगर आपका हो जाता था, जैसे प्रीलिम्स तो मेरा हो जाता था, आई वाज वेरी गुड एट प्रीलिम्स, बट देन इफ आई यूज्ड टू क्लियर मेंस एंड आई वाज यूजुअली सरप्राइज्ड कि मेंस कैसे हो गया। जब मेरा फर्स्ट टाइम मेंस हुआ था तो आई वाज सो शॉक्ड कि मेरा हो गया। जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था तो आई वाज लाइक कि इतनी बार फेल हो चुके हैं, एंड व्हेन आई सॉ माय नेम इन द लिस्ट आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई और आरुषि मिश्रा होगी। सो इन दैट वे आप ये जान सकते हो कि अगर आप अकेले नहीं हो, अगर आप आज भी उसी स्थिति में खड़े हो जहाँ पे आप पीछे हो और आपको डाउट लग रहा है कि कैसे करें, तो आप सेम स्थिति में हैं। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ। और चलिए ठीक है, हम आपका एक पहले एक क्वेश्चन ही क्लियर कर देते हैं। सबका बहुत सारा क्वेश्चंस है कि फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बुक कौन-सी है? तो देखो, फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए 2 बुक आती हैं। एक है मणिकंदन एंड प्रभु, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वो होती है। और दूसरी एक एलएस खन्ना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है। उस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी एंड देयर यू कैन एक्चुअली आप सर्च कर पाएँगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट स्पैन में उतना डिस्कस नहीं कर पाएँगे। तो 2 बुक्स आर देयर, फर्स्ट इज़ मणिकंदन एंड सेकंड इज़ एल.एस. खन्ना। तो आप ये रेफर कर सकते हैं, उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको डिटेल स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, इट डज़ नॉट मैटर आपको तैयारी कैसे करनी है। आजकल क्या है कि मुखर्जी नगर में और इनफैक्ट राजेंद्र नगर, जो आप दिल्ली की दोनों इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, या आप इलाहाबाद में इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम Hindi belt, तो यहाँ पे you get ample amount of material that are in Hindi, as well as there are many YouTube channels that are in Hindi। But इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंस मैंने तैयारी इंग्लिश में करी थी, तो मैं ये बता पाने के लिए एकदम राइट पर्सन नहीं हूँ। बट आई ट्राई कि मैं कहीं से पूछ के आपको गेट बैक करूँ। अगर आपको ये डाउट हो जो कि कहीं और से क्लियर ना हो रहा हो, तो प्लीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि आरुषि मिश्रा _IFS है, वहां पे आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा
आई विल गेट बैक टू यू। देन एक बार हम क्वेश्चंस लेने से पहले आपको जो बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हर बार लोगों को मुझसे यही डाउट होता है कि प्रीलिम्स में हम ज़्यादा कैसे स्कोर करें? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कैसे स्कोर करना है, वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। नाउ दैट यू हैव 1 एंड हाफ मंथ्स लेफ्ट, डेढ़ घंटा 1.5 महीना बहुत समय होता है कि अगर हम क्योंकि 5 जून को आपका प्रीलिम्स है, हम वो हटा देते हैं कि 5 जून से 1 से 5 जून आप क्या करो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो मैटर करता है कि अभी शुरुआत में कितना टाइम है। तो वो शुरुआत में हमारे पास अभी से अगर हम देखें तो प्रॉपर 1.5 महीना है। 1.5 महीने में माय सजेशन वुड बी कि अगर आप 90s के स्कोर में है ना, तो यू कैन ईज़िली स्कोर 120 प्लस। अब हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ता है अपना मटीरियल। कैसे करना है कि हम जो ये वाला महीना है दैट इज़ अप्रैल, इसको हम सिलेबस कंप्लीशन में लगाएँगे। मई है उसको हम रिविज़न में लगाएँगे और जून के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं फर्स्ट जो अभी 15 महीने रह गए हैं उसमें हम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें? तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप ये करेंगे कि जो आपने को जितना भी पढ़ना है, जो से सब्जेक्ट में आपको जितना भी पढ़ना है ना? वो आप सारी चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक A4 लीजिए, उसमें ज्योग्राफी में लाइन से लिखते जाइए एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7 ये जो भी आपको पढ़नी है, आपकी जीसी लियोंग पढ़नी है आपने लिखा। छोटी से छोटी चीज़ चाहे केबीसी नैनो की आपको बुकलेट पढ़नी है, चाहे वो आपको ओरिएंट ब्लैक स्वन का एटलस ही देखना है थोड़ा-सा। आप उसको सारी चीज़ें छोटी-छोटी लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो लेकिन आपके हिसाब से फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। वो आप लिखिए, ऐसे आपने लिखा, फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके कॉलम्स बनाइए, है ना? पहला कॉलम्स होगा रेड, दूसरा होगा रिवाइज़, दूसरा होगा सेकंड रिविज़न। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा आपने सारे सब्जेक्ट का जब आप 2-3 दिन में 1 दिन लगाओ आप, लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो और दीवार पे चिपका दो। रोज़ आप उसको फटाफट से अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, आप अपने मेंटल प्रिपेयर हो जाओ कि 15 दिन बाकी हैं, उसमें मुझे जितना मैक्सिमम कोर्स हो सकता है वो रिवाइज़ करना है। जब हम ये सोचते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हमें पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है इन 15 दिन में, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईज़ी दिख रही होती हैं, आप उसमें फटाफट से टिक मारते जाते हो, कि रेड वाले में टिक हो गया। तो इससे क्या है कि आपके चेक बॉक्स ये भी होता जा रहा है कि मैंने क्या पढ़ लिया है, ये भी होता जा रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए और वो जो टिक लगाने की हैप्पीनेस होती है दैट्स एक्सट्रीम। तो आप ये करोगे ना तो 15 डेज़ में यू विल बी एबल टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस। आई वुड सर्टेनली से कि 100% नहीं हो पाएगा, बट 70 से 80% आपका हो जाएगा और कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें कभी कोई टिक नहीं लगा होगा, लेकिन उसको लीव इट, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी उसकी। फिर वी कम टू मई। अब मई आ गया, आपके दिमाग में मेंटली क्या आपने प्रिपेयर कर लिया कि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अप्रैल तक मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। मई में आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको, शुरुआत के 15 डेज़ एंड नेक्स्ट 15 डेज़। जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं आप इनकी स्ट्रैटेजी बनाइए। इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि लाइन से आप वो करोगे जो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितने जितने सारे बॉक्सेस में आपने टिक मार कर, चाहे पॉलिटी में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट कल्चर, जितना भी आपने मार्क किया है, उन सारे टिक बॉक्सेस को ना आप वापस से रिविजन 1 वाले में टिक करते जाओगे कि देखो मैंने अभी रिवाइज़ कर लिया, सब करते जाओगे। यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है? तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट चीज़, जब आप ये करते जाओगे ना, आपको दिन में 2 से 3 घंटे इस बात के भी डिवोट करने होंगे कि जब हम पहला वाला रिविज़न गए थे, जो कि पहला पढ़ने वाला जो हमने अभी प्लान किया था अप्रैल में 15 दिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। देयर वर 30% समथिंग जो कि आपका कवर नहीं हुआ था। तो उसको भी तो हमें कवर करना है। तो जब आप उसको कवर करने जाते हो, तो आप 2-3 घंटा दिन का दो, लेकिन वो आप कवर करोगे तो रेड वाले बॉक्स में पहला टिक हो जाएगा और उसी टाइम आप रिवाइज़ कर लोगे तो उसका दूसरा टिक भी हो जाएगा। So in next 15 days of May, you will be able to complete about 90% of your syllabus and that too also revised also once. So that will give you immense mental happiness. ठीक है? ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका मैं रेशनल बताती हूँ आपको इसके बाद। फिर आपके नेक्स्ट 15 दिन रहेंगे। यू कैन ऑलवेज ट्राई कि हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दें। 1 हफ्ता और अगला हफ्ता। 2 वीक्स विल बी देयर। 1 वीक विल बी स्पेंट फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी तक आपने पढ़ ली हैं। उनका रिविज़न नंबर 2 जो कि हमने कॉलम बनाया था हर सब्जेक्ट वाले बुक में रिविज़न नंबर 2 करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको कुछ याद भी आएगा, वो भी आप ऐड करोगे, लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद है ओह शिट इंडेक्सेस पढ़ने थे, मेरे हिसाब से इंडेक्स इंपॉर्टेंट थे। आपने इंडेक्स लिखा, उसमें रिवाइज़ रेड किया, रिवाइज़ 1, रिवाइज़ 2 ऐसे मार्क कर दिया।
फिर लास्ट वीक ऑफ मई जो आएगा, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करोगे कि यू विल मार्क अगेन सारी चीज़ें आप मार्क करोगे कि जो लेस इम्पोर्टेंट थी या जो मैं और लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा, उनको भी पढ़ के रिविज़न 3 में मार्क कर दूँगा। कुछ लोग कुछ चीज़ों को रिविज़न नंबर 2 में मार्क कर दूँगा। इन सब से फ़ायदा क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसी गलत स्ट्रैटेजी है, हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली डिवोट टिल 15th ऑफ मई कि हम पढ़ने में ही सारा चीज़ लगा दें। लेकिन इसमें होता क्या है कि फॉर प्रीलिम्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपको कुछ रेलेवेंस होनी चाहिए। आपने लेटली प्रीलिम्स के पेपर्स देखे होंगे, वो क्वेश्चन आपको आते नहीं होते। मैक्सिमम चीज़ें आपको लगता है कि अच्छा मतलब आप बाद में गूगल कर लेते हैं, फिर बाद में कोचिंग वाले मटीरियल दे देते हैं, आपको लगता है ओह शिट! ये तो यहाँ से था, मैंने तो पढ़ा नहीं। बट यू कैन नॉट रीड ऑल द बुक्स, राइट? तो इस वजह से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप इतनी बार आप क्या कितना आपका मेंटल स्टेट देखो, आपने मई एंड होते-होते तक आपने एक बार रिविज़न कर आपने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। आपने 1 टाइम रिविज़न किया, सेकंड टाइम रिविज़न किया और थर्ड टाइम रिविज़न किया। उसके बाद भी आपके पास यू हैव 5 मोर डेज़। 5th को जून को प्रीलिम्स है, व्हाट यू विल डू? है ना? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि फटाफट से रिविज़न अब मेंटली प्रिपेयर हैं, अब आपको छोटी-मोटी चीज़ें जो याद आ रही है ना कि शिट मुझे ना ज्योग्राफी में वो पार्ट देखना था कि प्लेसेस इन न्यूज़ देखना था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं उसको यूट्यूब पे देख लूँगा। या मुझे ऑनलाइन चीज़ें लगती थी कि यार मैंने लिख रखी थी एक ए4 में कि यार यहाँ पे पढ़ना है, मुझे इस ऑनलाइन वेबसाइट का देखना था, इस इंस्टाग्राम चैनल के क्वेश्चंस देखने थे या इस यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस देखने थे। आपने लिख रखा होगा इस कोर्स में तो आपके पास 3-4 दिन का समय है, कर लोगे आप। उससे क्या होगा इन रियल एग्ज़ाम यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इस लॉट ऑफ टाइम में आपके पास ऐसा होगा कि यार मतलब जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है ना, वो औरों को भी नहीं आ रहा है। तो उसमें आप एलिमिनेशन का गेम खेल सकते हो कि यार ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। आई हैव नॉट रेड दिस बिकॉज़ आई हैव रेड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो फिर नहीं आ रहा तो फिर नहीं होगा। तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो 1 1 इज़ करेक्ट, 1 और 2 इज़ करेक्ट, 2 और 3 इज़ करेक्ट। इसमें कहीं न कहीं कोई चीज़ फँसती है, आप उसको फटाक से एलिमिनेट कर ले जाते हो। तो ये जो मैं पार्ट बता रही हूँ ना, इस तरह से पढ़ना लास्ट के 1 डेढ़ महीना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। और सेलेक्टेड ही नहीं, इससे आप यू विल श्योरली क्लियर द कट ऑफ बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से तो अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपका फॉरेस्ट सर्विस का भी मीन्स प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और आपका बुरा भी जो होगा ना, उससे आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा। तो इट इज़ फॉर द बेनिफिट आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा कि आप ये कर लो, ठीक है? फिर लेकिन अभी हम एक बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने पूछा था वो मैं बताती हूँ। फिर मैं और क्वेश्चन्स आपके टेक अप करती हूँ। जो अभी एक का कहना है कि टेस्ट सीरीज़ कौन से देने हैं और कितनी देनी है और कैसे देनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद ऑल द पीपल। अभी तो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रीलिम्स कैसे कि कितनी टेस्ट सीरीज़ देनी है? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो ये है कि अगर आपने अभी इफ वी कंसीडर पीपल एज़ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है, ठीक है? हम बहुत ही बेसिक से बात करते हैं और फिर भी यू कैन स्कोर 120 बिलीव मी यू कैन स्कोर दैट। तो आप अभी क्या करोगे, एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, व्हाटएवर कोचिंग यू लाइक, व्हाटएवर कोचिंग हैज़ बेटर सॉल्यूशंस। इन माय अंडरस्टैंडिंग विजन आईएएस हैज़ ब्रिलियंट सॉल्यूशंस, ठीक है? तो मुझे वही प्रेफ़रेबल लगती थी। मार्केट में लोग कहते हैं आप 3 कर लो, 4 कर लो टेस्ट सीरीज़, आपके पास टाइम है, यू हैव डन दैट, यू आर अ सीनियर प्लेयर इन दिस फील्ड, सर्टेनली डू दैट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपको 120 स्कोर करने हैं, जस्ट गो फॉर 1 टेस्ट सीरीज़ दैट इज़ विजन इन माय अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फटाफट से पढ़िए। उसमें आप आज से लेके 20th मई तक अगर मैं टाइम टेबल शेड्यूल कर रहा हूँ, 1 से 20th मई तक एग्ज़ाम के ये मान के चलो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले छोड़ देना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। तो आप इतने टाइम तक आप डेली एक टेस्ट दो, 1 टेस्ट डेली, सिट एट द राइट टाइम। आपका 9 बजे पेपर होता है ना, 9 बजे बैठो, 9 बजे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो 1 घंटे में, ओनली जस्ट 1 आवर, डू नॉट स्पेंड मोर टाइम देन दैट। 1 आवर बैठो और फिर आप फटाफट से क्या करोगे, 1 आवर बैठने के बाद आप प्रिपेयर करोगे और मतलब जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, जस्ट 10 टू 15 मिनट्स टू रिफ्रेश योरसेल्फ आफ्टर 1 आवर ऑफ पेपर सॉल्विंग एंड देन गो फॉर आंसर्स क्योंकि अगर आपने आंसर्स नहीं पढ़े, तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आई हैव डन दैट मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते जा रहे हैं, उसमें तो मज़ा आता है, उसके सॉल्यूशंस कौन ही पढ़े? तो फिर कौन ही पढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो है अगर आप सॉल्यूशंस पढ़ भी लेते हो, तो आपको तुरंत पढ़ना है क्योंकि आपने करा तुरंत-तुरंत आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो, इट विल टेक ओनली आई वुड से कि 2 आवर्स
शुरुआत में 2 एंड हाफ आवर्स लग जाएँगे, लेकिन इवेंचुअली इट विल रिड्यूस टू लाइक मैंने जब करा था सेकंड अटेम्प्ट में तो इट यूज्ड रिड्यूस टू 1 और 1 एंड हाफ आवर्स जिसमें आप बहुत क्विकली पढ़ना शुरू करते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक फटाफट से देखा कि अच्छा 1 से 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर 10th में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स आ गई, आई डोंट वांट टू रीड दैट। ओके, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन से उठा लिया, 50 से आगे देख रहे हैं। बीच-बीच से क्वेश्चन उठा-उठा के फटाफट से देख रहे हैं, क्योंकि होल पॉइंट ये है कि मुझे रिक्वायर्ड टाइम लिमिट में सारे आंसर्स पढ़ने हैं। तो आप सारा आंसर जब पढ़ लेते हो तुरंत, इट विल टेक सम टाइम, बट आपने फाइनली अब आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। तो आप टेस्ट देने और सॉल्यूशन पढ़ने के लिए रोज 3 से साढ़े 3 घंटे निकाल के रखिए, ठीक है? तो वो आप 20 मई तक कर सकते हैं। 20th मई के बाद आपको उस लग्ज़री है आपकी, आप टेस्ट दो, नहीं दो, वो आप लग्ज़री आप थोड़ा-थोड़ा देते रहो आपके टाइम के हिसाब से, क्योंकि तब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। और इनकी रिविज़न का क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, टेस्ट सीरीज़ का रिविज़न। टेस्ट सीरीज़ के रिविज़न के लिए आप क्या करोगे कि आप जो है जब आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो टेस्ट सीरीज़ का, तो फटाफट से सर्कल मारो, गोला मारो, हाइलाइट ऐसा नहीं करना है कि हरे रंग का हाइलाइटर लिया, पूरा हरा कर दिया। वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकंड वाले हैबिट है हमारी। हम क्या करते हैं, पूरा हरा कर देते हैं, उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं मिलता भाई साहब, कुछ भी नहीं मिलता। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपका दिमाग जितना याद रख सकता है ना, बस कीवर्ड कि ओके, मुझे ये करना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है। अब ये नहीं कि पूरा हरा कर दिया। उसमें बस उतना एलएएफ जो है उसको हरा कर दो या उसको सर्कल कर दो कि ये कुछ था, मैंने पढ़ लिया, मैं बाद में भी समझ लिया मैंने, और ये रिवाइज़ करना है। जब आपकी रिवीजन शेड्यूल होगा ना, अभी आप मई से जब रिवीजन शेड्यूल करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको हर सब्जेक्ट का बताया है कि आप हर सब्जेक्ट वाइज़ जाओ कि पॉलिटी में ये टॉपिक्स, मतलब ये बुक्स पढ़नी है या मटीरियल पढ़ना है। उसी तरीके से आपका करंट अफेयर्स का भी होना चाहिए, जो भी आप पीटी पढ़ते हो, है ना? उसके लिए जो भी बुकलेट पढ़ते हो, उसका वैसा उसका भी रिवीजन मटीरियल होना चाहिए। और सिमिलर पैटर्न में टेस्ट सीरीज़ का होना चाहिए, जिसमें आप लिखोगे टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4, ठीक है? उसके आगे कॉलम कि आई हैव गिवन द टेस्ट, देन सेकंड कॉलम इज़ रेड द सॉल्यूशंस, थर्ड कॉलम इज़ रिवाइज्ड वन्स, सेकंड कॉलम इज़ रिवाइज्ड ट्वाइस। उससे क्या होगा, जब आप ये करते रहोगे, इसको आप इस पूरे प्रोसेस रिवीजन का मैंने शेड्यूल बता दिया, आप उसमें इसको भी इंक्लूड करोगे। तो बाय द टाइम यू विल एंड ना मई, तब तक आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करे हुए और सॉल्यूशन पढ़े हुए भी 2 से 3 बार हो जाएगा। तो अपना एम क्या है, उसको रटना नहीं था। जब हम बाद में रिवाइज़ करते हैं ना, तो वो घट जाता है। 1 घंटे का टाइम लगा रिवाइज़ करने में, क्योंकि ऊपर से वर्टिकल रीडिंग करते जाओ कि यार ये शब्द है, इसका कुछ आएगा तो मार्क कर देंगे। सेकंड करो, जब सेकंड रीडिंग करोगे आधे घंटे में पूरा पेपर रिवाइज़ कर लोगे आप, सॉल्यूशंस। क्योंकि आप रिपीटेड रिवीजन कर रहे हो, आपके दिमाग में है कि यार अभी तो किया था, ये तो यही था ना। तो उससे क्या होगा कि बेस्ट पार्ट ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको कोई चीज़ लर्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको कुछ भी रटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट कि आपने हर चीज़ लर्न करके चले गए। लोग ऐसे सोचते हैं कि रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इस बात की नहीं है, रिक्वायरमेंट ये है कि आंसर सामने है, क्या है हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और अगर हम एलिमिनेट कर पाते हैं तो द जॉब इज़ डन। तो आप जब इतनी बार रिवाइज़ करके चले जाते हो, आपने कोर सब्जेक्ट कर लिया, आपने रिवाइज़, आपने जो करंट अफेयर्स की बुकलेट्स थी वो आपने रिवाइज़ कर ली, आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ ली, आपने वो रिवाइज़ कर ली। अगर आपने इतना कर लिया है, तो ट्रस्ट मी आप इज़िली 120 स्कोर कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे इंटेलिजेंटली ये देखें कि यार एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि इतनी बार रिवाइज़ करने में ना अपने को हिस्ट्री पूरा, फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल नॉट रिमेंबर द कंप्लीट हिस्ट्री। ये आपको कुछ टाइमलाइन याद होगी कि क्रिप्स मिशन के पहले ये हुआ था, ये कैबिनेट के बाद हुआ था, या ये वाली चीज़ पहले हुई है, बाद में हुई है, क्या है, जो भी है ना वो आपको एक-एक करके पता है, टाइमलाइन पता चलेगी। यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। एंड जैसे ही आप एलिमिनेट करते हो, आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ एलिमिनेट करना आना चाहिए एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो दिस इज़ द बेस्ट वे जो कि मैंने अप्लाई किया था। इसमें अगर आप कुछ टॉप अप करना चाहो, तो वो मेरा सजेशन होगा, अगर आपको उससे भी ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं या आप इतना कुछ कर ही चुके हैं एंड यू हैव टाइम, तो देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स एंड देयर आर मेनी दैट वेबसाइट्स आल्सो, जो कि 5 क्विज़ेज़ अ डे, या बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं कोचिंग वाले चैनल्स के, तो उनका बस बट फटाफट से वो करते जाओ कि कितना टाइम आपको लगेगा। ये मान के चलो कि आप रात में जब एकदम थक जाते हैं, आधे 1 घंटे फ़ोन चलाओ बढ़िया से और उसमें बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 5-5 क्वेश्चन, कोई भी एक कोचिंग का कर दो, सारी का नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, कोचिंग वाले आपस का देख के तो कर ही रहे हैं, तो हम क्यों मेहनत करें उतनी सारी, है ना? तो आप इसको ऐसे करना, तो उससे क्या होगा कि आपके और ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा-सा, है ना?
ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। तो मैं एक बार से आपको एड्रेस करती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के लिए तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है। फिर एक डाउट है कि टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्यूशंस पढ़ने में, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जस्ट मेक श्योर कि यू रीड फॉर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 40 से 50 मिनट सॉल्व किया, फटाफट जो पहले टिक में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा गोला मारो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है? तो आप जब वो कर लोगे ना, उसके बाद जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तुरंत क्योंकि आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया है, तुरंत सॉल्यूशन पढ़ा है। उससे इट विल टेक वेरी लेस टाइम। ट्रस्ट मी, मैं जब आपके जैसे प्रिपेयर कर रही थी और मैंने अभी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं करती थी, अगर मैंने सॉल्यूशन पढ़ना भी होगा, तो मैं सॉल्यूशन पढ़ूँगी कि कल पढ़ लेते हैं या 5 घंटे बाद पढ़ लेंगे, अभी मन नहीं करा तुरंत पेपर देके तब पढ़ लेते हैं। जब आप तब लेके बैठते हो, आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ता है, आपको सॉल्यूशन भी देखना पड़ता है। इट टेक्स अराउंड 5 टू 6 आवर्स। फिर आपको अगले दिन कोई मोटिवेशन नहीं कि आप 5-6 घंटे अगर हमारे पेपर के सॉल्यूशन पढ़ने में चले जा रहे हैं, फिर तो नहीं हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें नहीं करना मतलब हम तुरंत कर लेते हैं तो इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स या ढाई 2 एंड हाफ आवर्स शुरुआत में बट इट रिड्यूसेस द टाइम इवेंचुअली। ओके, आपको अच्छा किसी का क्वेश्चन ये है कि जिनके हम टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, क्या हमको उनके नोट्स बनाने भी रिक्वायर्ड हैं? देखिए, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लाइक समवन इज आस्किंग कि 2024 के लिए क्या करना है, तो उनके पास अगर टाइम है, होता है थोड़ा-सा तो वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन पीपल हू आर गिविंग प्रीलिम्स नाउ सर्टेनली दे डोंट हैव टाइम, तो आपको जो सॉल्यूशंस है ना उनको आप अपने ऐसा आंसर बुकलेट की तरह मतलब आप अपनी कोर्स बुकलेट की तरह ही रीड करिए। और तभी मैंने कहा कि बहुत ही हल्का हल्का पार्ट हाईलाइट करिए कि अपने को टॉपिक पता चल जाए, क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स का, तो उसमें जो विजन के सॉल्यूशंस होते हैं उसमें चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं, उसमें बहुत सारा इतना बड़ा तो सॉल्यूशन हो जाता है, तो उसमें हम बस हेडिंग हेडिंग मार्क कर देंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी का सवाल है कि पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए? देखो, पेपर का पैटर्न तो मैं नहीं जान सकती, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही होगा। लेकिन क्या होता है कि मेंस के लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए होगे, किसी भी समय हमें चेंज हो सकता है मेंस का पैटर्न, लेकिन आदमी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि जस्ट इन केस कुछ चेंज आता है, तो आपको 5 मिनट लगे समझने के लिए, लेकिन फिर क्योंकि बहुत बिग चेंज तो आ नहीं जाएगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर आप फटाक से सॉल्व कर ले जाओ। हाँ, नहीं, आप चाहे क्विज़ेज़ सॉल्व करें, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें, उसके आपको सॉल्यूशन नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्विज़ेज़ का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, व्हेनेवर यू टेक द क्विज़, तो उसमें क्या होता है कि क्विज़ में क्या होता है कि आपकी जो आप फ़ोन पे ले रहे होते हैं, जैसे मतलब इट इज़ ईज़ियर टू रात में हम फ़ोन चलाने की हैबिट होती है ना सबकी, तो इट इज़ ईज़ियर कि आप फ़ोन लेके बैठ गए और आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो फ़ोन में व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लेती थी। तो जैसे तुरंत फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लिया एंड उसके बाद क्या होगा कि मैंने उसको जैसे हम उसमें अपने दिमाग में फ़ोल्डर बना लिया, हमने अपने फ़ोन में भी फ़ोल्डर बना लिया, कि ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ये तो पढ़ाई वाला स्क्रीनशॉट है। उसका रिवाइज़्ड और रिवाइज़्ड वन्स। आपको जो आप वापस से अगले दिन या 2 दिन बाद आप अपने स्क्रीनशॉट्स देखो, जब भी आप खाली टाइम होता है ना अपने पास, खाना खाने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चला रहे होते हो, उसमें अभी एकदम फ़ोकस हो जाओ। क्योंकि ये छोटी-सी चीज़ आपकी लाइफ़ बदल देती है। तो आप देखो, आपने सॉल्यूशन देखा, आपने लगा इम्पोर्टेंट है, या आपको लगा शिट यार उस समय इम्पोर्टेंट लग रहा था, अभी तो एकदम रख दिया, डिलीट कर दो। लग रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, मुझे रिवाइज़ करना है, तो उसको रिवाइज़्ड वाले में डाल दो। कभी रिवाइज़्ड को भी मौका मिलेगा पढ़ने का, तो उसको देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है या मुझे लगा है कि यार ये तो अब याद ही हो गया है, तो उसको डिलीट कर देंगे, आगे रिवाइज़ 2 में डाल देंगे। तो इस तरह से आपका टाइम बच जाता है। या जैसे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आपको अक्सर अभी भी लगता है, लोगों को डाउट आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के मैं उसके नोट्स सारे बना लूँ। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। और ये इतने सारे कोचिंग वाले कर ही रहे हैं ना हमारे लिए, हम क्यों करें? तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होता है कि मैं जो करती थी कि पहले मैंने नोट्स बनाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन नेक्स्ट व्हाट आई ट्राइड कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं फटाफट से उसमें सर्कल, हाइलाइटर जो भी मार्क करके न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो ले लेती थी और फ़ोन में फ़ोल्डर्स बना लिए थे मैंने, कि ये प्रीलिम्स रेलेवेंस फ़ोटो हैं, ये मेंस रेलेवेंट के पॉइंट्स हैं, तो वो आप रिवाइज़ करते रहो तो वो हेल्पफुल होता है। अभी हम एक इस क्वेश्चन पे जाते हैं कि सीसैट कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, आई हैव सीन द पैटर्न कि इवन माय नोन पीपल हू आर फ्रॉम आईआईटी, उनका भी सीसैट नहीं निकला है और दे हैव स्कोर्ड वेरी ग्रेट इन दिस पेपर 1। तो उसका मेजर रीज़न होता है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप उसको प्रिपेयर नहीं करते, आप लास्ट के 3 दिन के लिए छोड़ते हो। आप चाहे टॉपर हो, आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व 1 पेपर, मैथ्स और इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप 1 या 2 पेपर लगा के चले जाओ, क्योंकि वो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है।
और अगर आपका थोड़ा-सा वीक है ये पार्ट, तो आप उसको अपने शेड्यूल में ले आओ कि हर 2-3 दिन में 1 पेपर देना है मुझे, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा कि आप जब ये पेपर दोगे तो क्योंकि सीसैट का पेपर टफ होने से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि सीसैट का पेपर आता है जिसमें लेंथी बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई बीइंग फ्रॉम आईआईटी आल्सो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया हर बार उसमें, उसका रीज़न ये रहा है कि मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इंग्लिश सॉल्व करना है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी आएगी जो सबके लिए होगी, है ना? मैथ्स हो सकता है मैथ्स वो जानबूझ के कठिन देते हैं क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट द चेकिंग फैक्टर हियर। तो आप मैथ्स का क्वेश्चन या रीज़निंग के क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डू इंग्लिश। तो इसके लिए जब आप प्रैक्टिस करते हो क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स आते हैं, इसकी कोरोलरी क्या है, इससे क्या आप मीन करते हो या बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ आते हैं। तो हमें इंग्लिश को फास्ट सॉल्व करना है। तो हम जब करते हैं मेरा फर्स्ट सजेशन इंग्लिश के लिए होगा, जस्ट फटाफट से यू स्टार्ट रीडिंग जब आप जैसे ही पेपर मिलता है विद एक्सट्रीम सीरियसनेस कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। आप पेन उठाओ और पेन से मार्क करते-करते रीडिंग करो। जस्ट जो वर्ड रीड करो वो पेन से लगातार पेन चलता है। तो पेन की स्पीड में आप रीड करते रहते हो तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होती। क्योंकि पैराग्राफ में क्या है कंटिन्यूटी ब्रेक हुई आप तुरंत वापस चले जाते हो पढ़ने, उसमें बहुत टाइम खराब तो आप पेन की स्पीड में पढ़ते हो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होगी, उसी स्पीड में आपने सॉल्यूशन मार्क कर दिया। तो उससे क्या होगा कि इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो आपके अगर इंग्लिश के मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद आप रीज़निंग पे आ सकते हो, मैथ्स पे आ जाते हो। तो उससे क्या है कि हमारा हम चाहे जितना भी गलत कर दें ना, हमारा कुछ कट ऑफ तो नहीं रुक रहा होता। तो सीसैट के लिए मेरा ये सजेशन है, किसी की बहुत ज़्यादा वीक हो तो देयर आर मेनी कोचिंग्स इन द मार्केट आप अगर उसको जाना चाहो, अदरवाइज़ ऑनलाइन देयर आर वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, है ना? तो आप कर सकते हो, चाहे आपकी जैसे इंग्लिश का इश्यूज़ आते हैं लोगों के साथ, तो इंग्लिश के लिए जैसे किसी का भी अभी डाउट है, तो इंग्लिश की वीक होती है तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज़ की भी ऑनलाइन कोचिंग है जो कि इंग्लिश पढ़ा देती हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसका और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है इफ यू गो टू बैंकिंग एग्ज़ाम्स वाले वीडियोज़। आई हैव सीन मेनी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ जहाँ पे वो मतलब बहुत बेसिक इंग्लिश समझा देते हैं और बहुत ही आपको क्विक वैल्यू तरीके से तो यूट्यूब पे है वो और बहुत ही क्विक सॉल्यूशंस हैं। तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का लोगों को डाउट आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स माय सजेशन वुड बी नेवर अटेम्प्ट लेस देन 90 क्योंकि 90 से कम होने पे वैसे भी फेल हो रहे होते हैं, है ना? तो अगर रिस्क लेना है तो फिर रिस्क ऐसा लेना है कि हम पास हो जाएँ, लेकिन 90 तक कैसे अटेम्प्ट होंगे? अटेम्प्ट करने की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम मेंस पे आते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जैसा हमने रिविज़न का स्ट्रैटेजी था, वैसे ही हमारी पेपर देने की स्ट्रैटेजी है। वो कैसे होगी? फर्स्ट हम तुरंत हमारे पास 2 घंटे होते हैं। फर्स्ट में आप फटाफट से 40 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर जाओ सो दैट देयर इज़ नो डाउट कि शिट मेरा तो क्वेश्चन पेपर हुआ ही नहीं था, मैं तो देख नहीं पाया। तो क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर जाओ, उसमें जो आपको क्विकली सॉल्वेबल लगते हैं उसमें टिक करो। जो आपको सॉल्वेबल नहीं लग रहे हैं कि यार ये तो हो ही नहीं पाएँगे, उनको क्रॉस कर दो। जो आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, उसमें मुझे सोचना चाहिए, उसको सर्कल कर दो। ठीक है? जब आप ये कर देते हो तो उससे क्या होगा कि आपने जैसे ही ये किया ना 40 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर भी हो गया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए। उसके बाद आप नेक्स्ट 30 मिनट्स लगाओ, वापस से वो सर्कल वाले क्वेश्चन में जाने के लिए, ठीक है? आप वापस से सर्कल वाले क्वेश्चन में जाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप उनको सॉल्व करते हैं, तो ख़ास बात ये है कि उनको सॉल्व करते-करते आपके क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उन 30 मिनट्स में। आपको लगता है कि नाइस हो गया। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है आपको पास करने के लिए क्योंकि कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं ना कि बहुत सारे रॉन्ग होते हैं। वो कैसे होंगे आगे कि जब हम नेक्स्ट क्या होता है हमें फिर 10-15 मिनट लेना चाहिए उस बात का कि यार बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो क्रॉस भी कर रखे हैं। लेट्स सी दोज़ क्वेश्चन्स। हम उनको देखते हैं तो प्रीलिम्स में क्या होता है बहुत कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन जो किसी और का क्वेश्चन है वो किसी और के आंसर का हिंट है। तो उससे हमें वो क्वेश्चन आ जाता है या क्रॉस वाले में भी शायद हमें पहली नज़र में नहीं याद आ रहा हो सेकंड नज़र में हमें याद आ गया है। तो इस वजह से आप क्या करते हो कि आप फटाक से उसमें उनको भी क्रॉस वालों को अटेम्प्ट करो। जो हो गया, वो हो गया। जो नहीं हुआ वो छोड़ो और फटाक से सर्कल्स भरने में आ जाओ। तो सर्कल भरना आपको 15 मिनट्स लगभग लेगा। कुछ लोग को 20 मिनट्स ले सकता है। इसके बाद भी पता है ये सब करने के बाद भी आपके पास 10-12 मिनट का समय रह जाता है, जिसमें आप ओएमआर और ये सब भर चुके हो। सारा काम आपका हो चुका है, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद आती है तुक्के या हम जिसको कहते हैं ना इंटेलिजेंट गेस वाली फेज़। तो इंटेलिजेंट गेस के लिए उसके बाद आप देखते हो अपनी टाइमलाइन सोचते हो कि ये तो नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था, अच्छा मेरे सिर्फ 80 हो पा रहे हैं, मुझे तो और चाहिए होंगे। तो आप थोड़ा-सा रिस्क लेते हो, ठीक है? तो आप इस करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएँगे तो और आपने क्वेश्चन पेपर भी 2-3 बार देख लिया, तो अब आपका ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आसान था और वो मेरा मिस हो गया जब आप बाहर आओगे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग किस कोचिंग से करें ये आपको आपको चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तब थोड़े लिमिटेड प्लेटफ़ॉर्म्स थे लाइक इनसाइट्स था जिसको मैं बहुत सिंसियरली फ़ॉलो करती थी। और फिर एक आईज़ बाबा करके था। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में इन्फ़ानाइट हैं और इनफैक्ट अच्छे भी हैं। तो आप ये देखिए कि जिनका कंटेंट आपको रेगुलर लग रहा है ना? ज़रूरी नहीं है कि अब ये 2 ही हैं क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं। तो जैसे मैं ये यूपीएससी टाइम का भी देख रही थी, उनका भी मटीरियल और प्रेज़ेंटेशन अच्छा है। इसके अलावा भी जैसे मैंने बहुत सारे नेक्स्ट का भी देख रही थी, उनका भी अच्छा है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि आपको रेलेवेंट मटीरियल मिलेगा, जिनका आपको अपने से कॉन्ग्रुएंट लगे, उनसे आप देखते रहिए। लेकिन 1 या 2 ऑनलाइन कोचिंग को फ़ॉलो करिए फिर। और मैक्सिमम प्लेटफ़ॉर्म्स फ्री ही होते हैं, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्वेश्चन आता है आपको कि कुछ लोगों को अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं, कि आपकी आंसर राइटिंग खराब है। आंसर राइटिंग तो बहुत दूर की अभी बात है, अभी प्रीलिम्स है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होंगे जो कि आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि उनका इस बार प्रीलिम्स नहीं दे रहे होंगे या वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी कर चुके होंगे। तो ऐसे केस में मेरा सजेशन ये होगा कि आंसर राइटिंग का एक एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। आप क्या करो कि आप रोज सेल्फ से 2 आंसर्स लिखो। अगर हम सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग एकदम क्रूडेस्ट फॉर्म में जिसमें ऑप्शनल आपका और जीएस पूरा कवर होता है। वो क्या होता है कि आप रोज 1 से 2 आंसर लिखो। जैसे डे 1 आपने जीएस 1 लिखा, डे 2 आप जीएस 2 लिखो, डे 3 आप जीएस 4 लिखो, 5 3, 4 है ना? फिर आपने एक दिन ऑप्शनल पेपर 1 लिखा, एक दिन ऑप्शनल पेपर 2 लिखा। इसके हर के 2-2 आंसर। तो हर हफ्ते आप थोड़ा 2-2 आंसर लिख रहे हो। तो उससे क्या एक तो आप लिख रहे हो, तो खुद से सेल्फ जब हम लिखते हैं और सेल्फ आंसर चेक करते हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब पे और वेबसाइट्स पे जो कि मॉडल आंसर देते हैं या डेली आंसर राइटिंग टाइप के सीरीज़ कंडक्ट करा रहे हैं। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएँगे। तो उससे क्या है कि आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो यू बिकम द बेस्ट जज। सेकंड कि आप जब खुद से आंसर लिख रहे हो तो आप धीरे-धीरे टाइम रिड्यूस करना शुरू कर देते हो। थिर्डली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि इसके बाद आप क्या करते हो कि आप कोचिंग वाले भी लिखते हो। आपने कोई भी कोचिंग जॉइन करो, वो आप आंसर लिखते हो। जब आंसर लिखते हो ना, तो उसमें क्या है कि वो एक टाइम लिमिट में आप देते हो और वो आंसर आपके चेक करके देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उनके रिव्यूज़ को ध्यान से पढ़ो। जो रिव्यूज़ हैं, उनको नोट डाउन इन अ कॉपी। तो क्या है कि आप वो देते हो, आप सॉल्यूशन सुन के पढ़ते हो, आप उनका फीडबैक पढ़ते हो एंड देन यू रियलाइज़ कि वो कितनी इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। लेकिन इन सब से भी ट्रस्ट मी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। इम्प्रूव कैसे होगा क्योंकि आई हैव फेल्ड मेनी टाइम्स इन मेन्स एंड देन आई रियलाइज़ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था मेन्स के लिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मेन्स के लिए वो ये है कि आप पहले टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ो। डाउनलोड करो, ऑनलाइन आपके बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ने डाल रखी है। व्हाट यू डू इज़ दैट यू डाउनलोड इट ऑन द इंटरनेट और आप जैसे ही डाउनलोड करते हो हर सब्जेक्ट के 2-3 साल के टॉपर्स की कॉपी पढ़ो। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि व्हाट दे राइट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट एंड व्हाट यू राइट उसमें डिफरेंस क्या है। जब आप ये करोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज और आप उनके उनके पॉइंट आपको जो रिव्यू दिया गया आप उनको एक जगह लिखो, उनके जो रिव्यूज़ हैं उनको एक जगह लिखो कि आपने उनसे क्या सीखा कि पेपर 1 में क्या कर सकता हूँ। हर का अलग-अलग जैसे जो मेरा तरीका है कि हर का एक-एक A4 बना लो। आपने अपने रिव्यूज़ में जो है पेपर 1 में क्या सीखा और आपने टॉपर्स की कॉपी देखी उससे क्या सीखा। आप सेम जिस कोचिंग में दे रहे हो उसमें भी कुछ टॉपर होंगे जो ना जिनकी रैंक 1 आ रही होगी। उनकी कॉपी में ऐसा क्या लिखा था जो आपकी कॉपी में नहीं है। इसमें आपको लग रहा है कि बहुत टाइम जाएगा और ये टाइम जाएगा। ट्रस्ट मी ये आपका दिन में 2 घंटा ले लेगा। बट ये इतना फ्रूटफुल होगा, आप इससे इतना इम्प्रूव करोगे ना कि आपको तब रियलाइज़ होगा कि गलती कहाँ कर रहे थे और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये है, आंसर राइटिंग के लिए। तो आप लोग ऐसा करके देखो, अदरवाइज़ हम एक आंसर सेशन ले लेंगे आंसर राइटिंग का जिसमें हम डिटेल में बात कर पाएँगे कि क्या हो जाएगा। टॉपर कॉपी कहाँ से? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पहले तो सिर्फ विज़न में आती थी, लेकिन अभी आई हैव सीन माय ब्रदर इज़ प्रिपेयरिंग आल्सो और वो डाउनलोड करता है वहाँ से। तो मैंने वहाँ से देखा कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आजकल डालते हैं, तो आप बिल्कुल भी कहीं से भी करा लीजिए, है ना? तो उस चीज़ में परेशान मत होइए कि पीयर रिव्यू करना है या क्या करना है, कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिखो, आप डेली आंसर राइटिंग वाला जो भी चैनल फॉलो कर रहे हो उनके रिव्यूज़ समझो, आप टेस्ट सीरीज़ लिखो, वो लिख के जो रिव्यू देते हैं वो समझो। आप टॉपर्स कॉपी देखिए, उनको रिव्यू समझो और उनको सबको एक साथ समाहित करके आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ लिखने की।
आप लिखो और उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखना, यू विल सर्टेनली क्लियर। मतलब आई डिड इट एंड इट वर्कड वंडर्स। अदरवाइज़ आई वाज़ नॉट एबल टू डिकोड कि गलती हो कहाँ रही है बॉस। तो दैट्स द इश्यू। आंसर लिखना कहाँ से स्टार्ट करें या कैसे स्टार्ट करें का तो वही है कि आप अपनी ये मत प्रिपेयर करो कि कब जो है आपका मटेरियल हो जाएगा तो आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे पूरा पढ़ के। इट्स लाइक कि आंसर लिखना एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है। मुझे भी लगता था पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे फिर आंसर लिखेंगे। बट देन आई रियलाइज्ड कि आप कैसे भी कर सकते हो। तो मतलब आप आंसर लिखना शुरू करो, वो एक कला है, वो हम धीरे-धीरे सीखते हैं कि अच्छा फ्लो चार्ट्स भी बन सकते हैं। यूट्यूब पे भरे पड़े इतने सारे चैनल्स जिन्होंने बता रखा है कि कितने तरह के डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप का और कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप वो करके देखिए और सर्टेनली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, किसी का ये डाउट आया है कि सोशियो को कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, सोशियो को प्रिपेयर करने के लिए मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, उस समय जब मतलब जब मैंने अभी सिविल्स दिया था, जिस बार सिलेक्शन के टाइम। तो क्या है कि सोशियोलॉजी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग पर्टिकुलरली रेफर करो। तो आप कोई भी कोचिंग कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप करना है, आप कर लो, नहीं तो अदरवाइज़ ऑनलाइन कंटेंट जैसे स्लीपी क्लासेस है, उन्होंने सोशियो का बहुत कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है। ऑफलाइन में मैंने विकास रंजन की करी थी। तो जैसा आपको लगता है आप वैसा करो, है ना? लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है सोशियो में व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने एक पहला पॉइंट बोला था, जो अभी पूरा टेस्ट उसमें है कि टॉपर्स कॉपी अपने को पढ़नी है और वो अंदाज़ा लगाना है। एंड सेकंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें क्या देखना है कि सोशल में पूछा क्या जा रहा है, उसको आंसर हम लिखें कैसे? तो उसके लिए एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो है बाय अ मैडम हू अर्लियर यूज्ड टू टीच इन विज़न, अभी भी शायद वहीं पे हैं। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, है ना? आप श्रुति मैडम नाम से है कोई। तो उन्होंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई कि जैसे अगर डिफाइन है, कीवर्ड्स तो बट डिफाइन है, तो डिफाइन क्या डिफाइन करना है? क्वेश्चन अगर इतना बड़ा है तो उसको ब्रेक कैसे करें? एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक सोशियोलॉजी थ्रू आंसर्स है नेक्स्ट आईएएस का मटेरियल है, मतलब उनमें वहाँ पे पढ़ाया गया है एंड दैट इज़ आल्सो वेरी गुड क्योंकि पास्ट पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। उसके अलावा तो सारी ब्रॉड बातें ही हैं। ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस मुझे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ लोग वैसे हैं जिनको ये डाउट है कि बुक लिस्ट क्या रेफर करी जाए, तो बुक लिस्ट मुझे लगता है कि आपको सब मेजरली पता है, तो आप वही फॉलो कर लिए क्योंकि उसको अलग से बताने का अभी ये टाइम नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक की ये पढ़नी है कि नहीं है, ऐसा डाउट आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना? तो वो मैं आपकी अ या तो आप यूपीएससी टाइम को ही आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज मेरे थ्रू करवा लीजिए, मतलब मेरे रेफरेंस में कर दीजिए या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कर दीजिए एंड आई विल रिप्लाई टू। देन आई गॉट वन क्वेश्चन कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की बात करें तो देखो प्रीलिम्स के लिए पीपल से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव टाइम आप देख लो, अदरवाइज़ आप जो कोचिंग का टेस्ट ही सॉल्व कर रहे होगे ना, उसमें उन्होंने एम्पली समझा रखा होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्रीलिम्स के लिए, डू नॉट फील पैनिक्ड एंड डू नॉट डू इट। माय सजेशन वुड बी दैट क्योंकि इट हार्डली मैटर्स। वेयर इट मैटर्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज़ मेंस। मेंस में भी मैटर ये करता है कि सवाल कैसे आ रहे हैं। तो या तो आप जब कोचिंग के दे रहे होते हो, आप साथ-साथ में देख लो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और आप नहीं भी देख पाओ तो चलो ठीक है, आपने जीएस पेपर 1, 2 और 3 आप 3 के नहीं देख पाओ ओके। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एसए के देख लो, जीएस पेपर 4 के देख लो और ऑप्शनल के देख लो। क्योंकि इन विद दीज़ यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि है क्या और कितना पढ़ना है ना? और मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान से आते हैं। जब आप इसी को कोरिलेट करोगे ना विद टॉपर्स कॉपी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस द वे टॉपर्स राइट। तो यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। फिर कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि प्रीलिम्स या इन सब के लिए कोचिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए कोचिंग का कोई भी वो नहीं है कि कितनी भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बेसिक बात है कि गाइडेंस। तो गाइडेंस आजकल अगर आप फिज़िकली किसी कोचिंग में आप जाते हैं और आप पढ़ लें, ठीक है दैट्स ओके।
अदरवाइज़ जो मेरा आइडिया है और जो कि अभी मेरे जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आई ऑलवेज़ सजेस्ट देम कि आप यूट्यूब और इन सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स, उनका आप बेटर यूटिलाइज़ेशन करें, आप वहाँ से पढ़ लें। इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी एंड इट विल आल्सो सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप क्या करते हो कि आप कोचिंग जाते हो, तैयार होते हो, जाते हो, फिर वहाँ पे 4 लोगों से एक्स्ट्रा बातें करते हो, फिर गोलगप्पे खाते हो, फिर मोमोज़ खाते हो। ये सब करके आप वापस लौटते हो। आप अगर घरवालों से दूर रह रहे होते हो, तो क्योंकि मैंने ये सब किया है, मैं जानती हूँ। आप घरवालों से दूर रह रहे होते हो, तो आपको कुछ पॉइंट बाद चेक्स एंड बैलेंसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या है कि वो ही जर्नी, वो ही स्ट्रगल जो आप ना बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, शायद 1 या 2 साल के अंदर आप घर में रहते या आप एकदम फ़ोकस घर में नहीं भी रह रहे होते, आप एक कमरे में अपनी जगह पे रह के एकदम फ़ोकस तैयारी कर रहे होते, आप निपटा लेते। लेकिन आप वो नहीं कर पाते। आप क्या करते हो, उसी पेन को, उसी स्ट्रगल को आधा-आधा करते हो। ये नहीं कि एक बार में पूरा 100% दे दें, 90% दे दें, वो नहीं करते। आप आधा-आधा करते हो, उसको स्ट्रगल को एक्सटेंड कर देते हो बहुत लंबा 6-7 महीने तक। अरे सॉरी 6-7 साल तक। आई हैव बीन देयर, इस वज़ह से मैं आपको कहती हूँ कि ऐसा मत करो, है ना? दैट विल बी वेरी हर्टफुल और बहुत मेंटल टोल लेता है। ना? आपको लगता है कि हो जाएगा बट हो नहीं पाता है इतना। फॉरेस्ट्री की और जियोलॉजी के लिए कोचिंग कहाँ से करें? तो फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी के लिए देखिए मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, लेकिन अभी बहुत सारी कोचिंग आ गई हैं मार्केट में। तो जैसे प्लैनेट जियोलॉजी है, शंकर आईएएस है और इवोल्यूशन आईएएस है। ये लोग बहुत अच्छी जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री की कोचिंग करा रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये करें, और आपको किसी में डाउट आ रहा है कि क्या मतलब ये कोचिंग सही है या नहीं है, या आपको किसी के उसमें डाउट आ रहा है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है आरुषि मिश्रा _IFS, आप उसमें पूछ लीजिए या आप यूपीएससी टाइम के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है? मैंने बहुत सारे आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि कैसे रिवाइज़ करें, उसका भी मैं बता चुकी हूँ, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज़ करें। देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनालाइज़ करिए। प्रीलिम्स के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप करिए, इतना टाइम होता नहीं और कोचिंग से अपने को बेनिफिट हो ही जाता है। लेकिन मेंस के लिए जो मैंने आपको बताया है कि कैसे एनालाइज़ करना है, वो यही है कि आप पास्ट ईयर के पेपर 5 से 6 साल के देखिए एंड देन यू एनालाइज़। ठीक है? ओके। Now I have a very important questions that has been coming up कि एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? तो देखो, एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन नॉट डिनाई दैट। ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत आते हैं, ठीक है? और इवन आजकल जो पॉलिटी का क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, जैसे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं कि फ्रेटर्निटी से आप क्या समझते हैं? दोज़ एनालिसिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें बहुत छोटा लगता है, या इंटेग्रिटी की क्या मीनिंग है? वो बेसिक एनसीईआरटी में समझाया गया होता है, बहुत छोटे से प्यार से। तो आई वुड सजेस्ट आप एनसीईआरटी जाएँ, और जो क्वेश्चन था लोगों का कि ओल्ड करनी है या न्यू करनी है, आई वुड सजेस्ट आप न्यू करो, क्योंकि न्यू में जितना रेलेवेंट है वो आ ही जाता है, तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं कि आप करो। और एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? जो मेरा तरीका था वो मैं बताती हूँ। एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, साइड में बहुत सारी स्पेसेस खाली होती हैं, ठीक है? आप जब एनसीईआरटी पढ़ो, आप क्विक रीडिंग करते जाते हो, जब ना पढ़ते जाते हो, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, सॉरी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको वो जो खाली स्पेस है बगल में ही लिख दो। तो अगली बार जब आप एनसीईआरटी रीड करने जाओ, रिवाइज़ करने जाओगे ना, तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें देखने होंगी, जो फ़ोटो-फ़ोटो बनी रहती हैं और जो साइड में आपने लिख रखा है। आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आपको वो जो आपने वर्ड लिखा है वो देख के आपको रियलाइज़ हो कि ओह शिट! मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। जैसे ही आपको नहीं याद आ रहा, आप तुरंत पढ़ लोगे उससे, है ना, कंटेंट से। तो एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या है कि न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोगों ने मुझसे पर्सिस्टेंटली पूछा था, तो अभी मैं प्रीलिम्स के रेफरेंस में आपको न्यूज़पेपर्स बताती हूँ। प्रीलिम्स के रेफरेंस में आई वुड सजेस्ट कि आप 2 न्यूज़पेपर देख लो, है ना? 2 न्यूज़पेपर आपको कैसे भी, जो भी आपको रेलेवेंट लगते हैं, जैसे आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसा भी आपको लगता है, बट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस विल बी गुड फॉर प्रीलिम्स। जब आप इनको पढ़ते हो, एज़ आई ऑलरेडी सेड कि अभी प्रीलिम्स एकदम क्लोज़ आ गया है, तो आप फटाफट से रीडिंग करो, ठीक है? उसको रीड करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, आधे घंटे देखा, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप उसमें सर्कल मार्क कर दो, है ना? और उसकी फ़ोटो ले लो। और वो भी अभी नेक्स्ट 15-20 डेज़ करना है, क्योंकि फिर पेपर बन जाएगा, और फिर पेपर बन जाएगा तो आपको अभी के लिए प्रीलिम्स के लिए तो हम बहुत ही बच्चों जैसे सोचें, तो उसकी रिलेवेंस है नहीं, तो हम क्यों परेशान हुए लाइफ में, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको छोड़ दो, चिल करो। तो लेकिन
अभी जब तक आपने पढ़ा है, उनके सबके फ़ोटो ले लो और फटाफट से रिवाइज़ करो। कौन से टाइम पे रिवाइज़ करते हैं? जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, कहीं मेट्रो से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है? आप वैसे कर लो, तो वो आसानी से हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है कि करंट अफ़ेयर्स सिर्फ़ इससे तो होगा नहीं क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो लोगों का डाउट ये आता है कि हम मंथली मैगज़ीन्स पढ़ें या हम पूरी-पूरी वो पढ़ें। जैसे आपका भी डाउट आ रहा है कि हम मंथली मैगज़ीन पढ़ें या पीटी 365 टाइप का ही छोटा-सा पढ़ें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप जो अपना न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, उनकी फ़ोटो ले रहे हो, वो लेते जाओ। उससे आपको बहुत ब्रॉड आइडिया चल रहा होता है, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मान लो आपको कोई फ़ोटो मिल गई न्यूज़पेपर में जहाँ पे जैसे अपना गल्फ में भी ब्लॉकेड हुआ था जब शिप की वज़ह से। तो आप क्यों उसके नोट्स बनाना है? आप उसको तुरंत लिखो, उसकी उसकी सर्कल करो फ़ोटो, आपको वर्ड दिख गया ना कि यार ये नाम था शिप का, बस उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो उससे बहुत नोट्स मेकिंग आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत मत करिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो। मेंस के लिए एक अलग सिचुएशन होती है, उसमें आदमी थोड़ा-सा करता है। और रही बात ये कि हम करंट अफेयर्स और कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए ये बेटर होगा कि हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो जो पूरे मंथली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप वो छोटा वाला जब प्रीलिम्स आने वाला है ना, तो किसी 1 या 2 कोचिंग का पढ़ लो। आपने 1 का भी अच्छे से पढ़ लिया तो भी ठीक है, आप 2 पढ़ लो तो और मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो ऐड ऑन करके बहुत छोटे-छोटे लिख के लेकिन बहुत सारा मटेरियल देते हैं जो कि रेलेवेंट होता है, लेकिन हम जब वो पढ़ रहे होते हैं तो हमें फिर हमारे पास इतनी सारी किताबें हो जाती हैं वो रिवाइज़ करने के लिए, फिर हम पीटी 365 भी देखते हैं कि ये भी रिवाइज़ करेंगे, तो इतना हम अल्टीमेटली रिवाइज़ कर नहीं पाते, ठीक है? तो वो नहीं हो पाता। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, है ना? उसी में देखो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में मेंस की तैयारी हो जाती है। ट्रस्ट मी हो जाती है, मैंने भी एक बार करा था और फिर निकाला भी था। लेकिन जब वो उतना अच्छे से आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी क्योंकि आपको थोड़ा पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। बट आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का गैप होगा ना, आप ज़रूर कर सकते हो लेकिन एक फ़ोकस्ड अप्रोच होगी, वो हम कभी एक और सेशन लेके डिस्कस कर लेंगे, है ना? कि आपको कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, किसी को ये डाउट है कि इतना कुछ याद कैसे रहता है? तो यार इतना मैं आपको बार-बार वही बात बता रही हूँ कि इतना कुछ याद रहने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें चीज़ें की फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए प्रीलिम्स में। मेंस के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रहनी होंगी, मेंस के लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी कि कैसे आप मेंस के मार्क्स एनहांस करें, तो दैट विल बी आई गेस उसमें थोड़ा रटना है बट अदरवाइज़ इट्स कूल, है ना? उसमें बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी मैंने बहुत बार दिया, बहुत नंबर आए और सिर्फ़ उसका रीज़न ये है कि इतनी बार रिवाइज़ कर लिया कि आपको सब फ़ैमिलियरिटी है कि मेरा गलत नहीं होगा, है ना? अच्छा, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन्स आएँगे? तो इन दैट आइडिया आई वुड सजेस्ट कि यार ऐसा कुछ है नहीं मतलब सबसे ही आते हैं ना, जैसे श्योर शॉट होते हैं कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन्स आएँगे तो दैट विल बी पॉलिटी लेकिन उसके अलावा तो आते तो सबसे हैं और आजकल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं वो आपको बाद में ही पता चलते हैं कि सॉल्यूशन देख के कि अच्छा इंटरनेट पे देखने के बाद कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। बट उसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि कर क्या सकते हैं कि अगर हमने इतनी बार रिवाइज़ किया तो कुछ टाइमलाइन्स होती हैं उसको एलिमिनेट कर दो। देन आपकी बुक लिस्ट आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा या मैं यूपीएससी टाइम को बता दूँगी, वो आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है? उनके पेज पे क्योंकि वो लंबी हो जाएगी यहाँ पे सबके लिए। ओके, जो बिगिनर्स हैं हू आर आस्किंग फ्रॉम क्लास 12th और हू आर आस्किंग फॉर लाइक 2024 में क्या करना है, तो उनके लिए दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट जो हमें करना क्या है, हम इतनी जल्दी शेड्यूल नहीं कर सकते, मतलब इतनी जल्दी प्लान नहीं आपको बता सकते शॉर्ट में, उसके लिए हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अभी का टाइम आप 1 डेढ़ महीना लगाओ थोड़ा-सा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च करो। यूट्यूब वीडियोज़ सर्च करो टॉपर्स के या कैसे टाइम मैनेजमेंट के, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि करना है क्या? क्योंकि आप बहुत नेसेंट स्टेज में हो, बहुत अर्ली स्टेज है। तो करना क्या है उसका अंदाज़ा लगेगा, कितना टाइम लगता है उसका अंदाज़ा लगेगा, आपको क्वेश्चन पेपर क्या होता है, कैसे आता है, उसका आपको समय मिलेगा, उसको समझ आएगी, आपकी डेवलप होगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही है कि आप अभी थोड़ा-सा ब्रेक लो, 1 डेढ़ महीना थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी देखो कि स्ट्रैटेजी क्या होती है ना? उससे आप बना लोगे क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के तो आप आओगे नहीं। अगर आप इतने पहले से सोच रहे हो, आप इतने अच्छे एस्पिरेंट हो, तो स्ट्रैटेजी देखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइनलाइज़ योर थिंग्स और एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। जी, वापस वही वाला क्वेश्चन है, हिंदी में तैयारी कैसे करें? इसका मुझे जो लगता है कि अभी कोचिंग मटेरियल सारे ही आपको हिंदी में अवेलेबल हैं, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में या आपको आपकी रीजनल मार्केट्स में जो कि आपकी स्टेट के अदरवाइज़ दिल्ली में इतनी सारी कोचिंग सेंटर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुमार बुक शॉप आई गेस
या इमेज रनर्स, ये लोग आपको मटेरियल पहुँचा देते हैं। आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से देखो और नहीं होता तो आप उनको गूगल कर लो, उनका नंबर आ जाएगा, आप कॉल कर लो, उनसे पूछ लो कि क्या-क्या हिंदी में मटेरियल है, वो भिजवा देंगे। और नहीं होता तो वो प्रिंट करा के भिजवा देते हैं, बता देते हैं कि मार्केट में है या नहीं है। उसके अलावा ब मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स आजकल बाइलिंगुअल हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हैं, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे इंग्लिश जानते हैं, तो ऐसा है नहीं कि आप एकदम ही इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन फिर भी क्या बहुत आइडियल स्टेज होगी वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी हेल्प करने की, इंस्टाग्राम में आंसर देने की। कुछ लोगों का अच्छा हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट था कि लोगों को दिल्ली आना चाहिए कि नहीं प्रिपरेशन के बाद क्योंकि देयर हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि कोरोना के बाद इतना सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हम आएँ कि नहीं आएँ? फॉर मी आई वुड फ्रैंकली सजेस्ट कि टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड यू डू नॉट नीड टू कम टू दिल्ली। आप आराम से घर में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल बहुत ऑनलाइन चैनल्स हैं। बट हाँ, जैसे इंटरव्यू का टाइम आया या एकदम मेंस का क्लोज़ आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मुझे एक बार माहौल चाहिए, तो आप किसी कोचिंग में रजिस्टर करो, उनका जाओ, आपको करोल बाग में यू विल फाइंड मेनी होटल्स और बहुत सारे पीजीज़ हैं जो कि सिंस टाइम हैव चेंज्ड तो वो क्या करते हैं कि जगह छोड़ मतलब वो आपके लिए होटल टाइप का काम करते हैं कि आपको 4 दिन रुकने का 2000 है या ₹1000 वो आपकी इकोनॉमिक पोटेंशियल के हिसाब से होते हैं। तो आप उसमें करो एंड उसके बाद क्या होता है कि आप जाओ और टेस्ट सीरीज़ दे दो या सॉल्यूशंस मतलब टेस्ट सीरीज़ दे दो, इंटरव्यू दे दो, जो आपको रेलेवेंट लगे बस दो और आ जाओ। आपकी जहाँ जॉब है या आप जहाँ घर में रहते हो, जहाँ पे भी, है ना? तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ साथ कितने टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, तो यार ये तो आपके उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिल रहा है। आई वुड सजेस्ट कि 3-4 घंटे भी आप निकाल ले जाएँ, एकदम सिंसियर वाले जिसमें मैं जैसे आई हैव सीन माय मेनी फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग जिनका हुआ भी है कि वो ऑफ़िस जाने से पहले 1-2 घंटे पढ़ लेते थे क्योंकि जब रात तक बीच में ऑफ़िस आवर्स में वो टाइम निकालते थे, थोड़ा-थोड़ा फ़ोन में ही पढ़ते रहते थे। लेकिन रात में जब आते थे दे यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड तो उस समय क्या होता है कि सॉल्यूशन सबसे अच्छा होता है कि आपने फ़ोन लिया और पढ़ने लग गए। ठीक है? तो अब हमारा हम क्लोज़ आ रहे हैं सेशन एंड करने के। बस आपको मैं एक चीज़ कुछ चीज़ें बताती हूँ। कौन-सा विज़न का मैंने बताया था कि सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं और इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो इंटरव्यू अभी बहुत दूर है बट बहुत ब्रॉडली मैं बताऊँ तो अभी से लोग कहते हैं अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अभी से प्रिपेयर ये कर लीजिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है जो आई हैव सीन कि आप कोई रियल हॉबी तैयार करिए। कोई आपकी रियल में हॉबी होगी, आप सर्च करोगे ना आपके पास हॉबी होगी क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, पीपल हू डू नॉट हैव अ हॉबी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी कोई बहुत ऐसे पर्टिकुलर हॉबी नहीं थी तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया था। कि जो है मैं मतलब हॉबी में मैंने कुछ एक्सेप्शनल नहीं लिखा था, मेरी जनरल हॉबी है, ठीक है? तो जनरल हॉबी पे क्या है कि सवाल नहीं पूछते, उनको मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर जिनकी हॉबी प्रिपेयर्ड है, जिनको जो रियल में करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ ब्रदर हू इज़ ऑलरेडी इंटू सर्विसेज़ उसकी रियल में हॉबी म्यूज़िक है। तो अगर उसकी म्यूज़िक है रियल में हॉबी तो उसका आधे से ज़्यादा इंटरव्यू म्यूज़िक पे चला गया। तो क्योंकि आपकी आँखों में स्पार्क दिखता है, आपकी बातों में 1-2 पॉइंट पे आंसर आ जाता है, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है आपकी हॉबी में, ठीक है? ओके, अब हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन्स लेते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में एंड देन वी विल क्लोज़ अप। पर कैटेगरी वाइज़ आपको कितने मार्क्स चाहिए वो आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना क्योंकि आपको प्रॉपर कैटेगरी वाइज़ मार्क्स मिल जाएँगे, दैट विल हेल्प यू। उसके अलावा क्या है कि कैसे बैलेंस करना है एकेडमिक्स के साथ अगर कोई लोग पढ़ाई के साथ दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो देयर आर मेनी पीपल हू डू दैट तो उसमें क्या है कि आप वही जो जॉब वाले करते हैं कि आप मॉर्निंग में टाइम निकालो और फिर पढ़ लो, है ना? और बाद में आपको इवनिंग में टाइम मिले तो अभी हम कॉलेज में या एकेडमिक्स वाले टाइम में होते हैं, तो आप खेलने मत जाओ या आधा 1 घंटा खेलो और फिर पढ़ लो। थोड़ा टफ होता है बट वो मैनेजेबल हो जाता है। ऐसा मैंने मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट डन दैट तो मैं उतना सही से नहीं बता सकती शायद। अगर किसी आपका डाउट जैसे जिन लोगों का है कि जिन्होंने सिर्फ़ आर्ट्स का पढ़ा है और उनका लोग सोचते हैं कि उनका नहीं हो पाएगा या उनको प्रॉब्लम महसूस होती है किसी भी बात में, तो ट्रस्ट मी आजकल आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले टॉप कर रहे हैं। तो यू आर इन अ बेटर पोज़ीशन एंड ट्रस्ट मी आपको जो माइनर सा दिक्कत आएगी वो शायद सीसैट में आएगी। सीसैट आप आराम से कर लेंगे क्योंकि सीसैट का हमने अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, आप उससे कर लेंगे। तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, तो आप इसमें परेशान मत होइए। यू विल इवन स्कोर बेटर देन पीपल जिनका आर्ट्स नहीं है, क्योंकि वो ही आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव एनी आर्ट्स बैकग्राउंड बट आई टूक सोशियोलॉजी।
तो मेरे से तो बेटर आप ऑब्वियसली परफॉर्म करेंगे ना, जिनका ग्रेजुएशन ही आर्ट्स है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रैटेजी क्या, आपकी मेहनत क्या है, उस पे डिपेंड करता है। और चलिए ठीक है, मैं आपको बहुत अब ब्रॉड चीज़ें बता देती हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हम अभी कल्मिनेशन में 2 मिनट, 3 मिनट बात करते हैं, कि फर्स्ट चीज़ ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन में क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कैसे किसी चीज़ को अपनी एक हैबिट बनाते हैं। ठीक है? अगर आप हैबिट नहीं बनाएँगे ना, क्योंकि आपको एक रूटीन चाहिए, एक हैबिट चाहिए। क्योंकि अगर रूटीन होता है ना, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि हमें ये करना है, हमने ऐसे किया, हमने मार्क किया, हमें सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। अदरवाइज़ इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि आप प्रीलिम्स आपने दिया, आपका प्रीलिम्स नहीं हो, फिर आप अगले साल प्रीलिम्स के लिए वेट करो, तो आप अलग से परेशान हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना होगा, ठीक है? तो इस वजह से जो आपकी अगर रूटीन होगा, एक हैबिट होगी कि मुझे इससे इसमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, पूरे दिन भर का रूटीन है और आगे वाले 1-2 महीने का आप प्लान करते जाओ, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगी कि अगर हम ये करें भी, तो हमें क्या करना है? अगर कोई बहुत नया है, अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो कि अभी प्रीलिम्स नहीं दे रहा है या बहुत नया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखो। यूट्यूब पे इनफाइनाइट वीडियोज़ हैं ऑफ द टॉपर्स। आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उनको लिखो, जॉट डाउन करो कि स्ट्रैटेजी पेपर 1 की क्या है, पेपर 2 की क्या है या प्रीलिम्स की क्या है, मेंस की क्या है। जब आप लिखोगे ना, समझोगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर हो जाती है। आप जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर होगी ना, आप उस पे काम करना शुरू करोगे। अदरवाइज़ हवा में अपनी स्ट्रैटेजी बनाना इज़ नॉट द राइट आइडिया बिल्कुल भी, ठीक है? थर्ड चीज़ ये है कि आपको जो है कि यार ये बहुत लंबी प्रिपरेशन होती है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड कैसे रहें इतने टाइम के लिए काम करने के लिए। तो मेंटल प्रिपरेशन देखो कुछ चीज़ों से आती है। फर्स्ट चीज़ ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट चीज़ हम करते हैं कि उससे आप फटाफट से अपना काम, अगर आप रूटीन बनाते हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है तो आप काम करते रहते हो। ठीक है? एक तो ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम मिस करते हैं, फर्स्ट चीज़ ये है कि आप फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दो। फिज़िकल फिटनेस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इतनी बॉडी बनाने लग गए, आप बाउंसर बन गए, ठीक है? नॉट दैट आइडिया। फिजिकल फिटनेस कहिए, आप थोड़ी-सी रनिंग करो, थोड़ा-सा कुछ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जो भी थोड़ा बहुत करो, उसका रीज़न बस इतना-सा होता है, जब हम कुछ करते हैं, हम मिरर में खुद को देखते हैं, तो जैसे वो कहते नहीं है कि सेल्फ बॉडी पॉजिटिविटी बहुत आती है कि हम कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग बेटर एवरी डे, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना, यू डू बेटर एवरी डे बट यू डू नॉट रियलाइज़ कि आपका अच्छा हो रहा है हर दिन, क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, बहुत सारा काम एक्स्ट्रा होता है, आपको रिज़ल्ट भी मिलता है, साल में 1 बार आप पेपर देते हो, उसमें रिज़ल्ट मिलता है, उसमें नहीं हुआ तो फिर लोड हो जाता है, ठीक है? तो आप हर दिन का ये बहुत पॉजिटिविटी होती है, आप जो है हाफ एन आवर दो, इट विल वर्क वंडर्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सारा दिन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन, तो हम उसको कभी भी रिलैक्स नहीं करते। तो मेरा जो सजेशन होगा, टेक सम टाइम लाइक 10 मिनट्स, हेडस्पेस करके एक ऐप होती है, ठीक है? आपको ये बहुत इर्रेलेवेंट शायद लग रही हो, लेकिन अगर आप मतलब 2 टू 3 इयर्स इंटो प्रिपरेशन है, तो ट्रस्ट मी आपने ये महसूस किया होगा कि इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। तो आप वो 2-3 मिनट के ऐप से आप मतलब वो ऐप से आपके 2 मिनट का, 3 मिनट का ऐसे गाइडेड मेडिटेशन होता है कि आप आँख बंद करिए, महसूस करिए, साँस को महसूस करिए। जब आप ये करते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपको उन टाइम पे एक रिलैक्सेशन का अंदाज़ होता है। आपको लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि हम इतनी बार फेल हो रहे थे, हम प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं, 60 नंबर आ गए, दुखी हो गए, 120 आ गए, बहुत खुश हो गए। तो अब ये तो हमारी कंसिस्टेंसी है नहीं ना, इससे तो हम लगातार मेंटली परेशान हो रहे हैं। ठीक है? तो इस वज़ह से आपकी ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ट्रिविया साउंड करती है, बट मैंने मेरी कोचिंग में मैंने सुना था, एक टीचर ने बोला था और बहुत फेमस टीचर हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो मैंने किया वो मुझे सही भी लगा। हम बचपन से इतनी सारी राजा-रानी की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इज़ कि हम कभी मेंटली ये सोचते नहीं है कि हम कितने कैपेबल हैं। हमें ये करना चाहिए, दिन का 2-5 मिनट ऐसा निकालना चाहिए जो कि हम अपने रूम में टहलें, आँख बंद करके। इमेजिन करो कि तुम ही वो राजा या तुम ही रानी हो जिसके यहाँ से केप लटका हुआ है ना, पीछे वो लंबा वाला जो होता है। उसी ने मुकुट पहन रखा है। क्या वो इंसान थक सकता है? क्या वो इंसान रुक सकता है ना? या क्या वो इंसान ऐसा हो सकता है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाए, या इन जनरल उस इंसान के डिसीज़न काहे कभी गलत होते ही नहीं। जब आपको ये महसूस होगा ना, आप अपने दिल को हर दिन ये महसूस कराओगे, हर दिन 2-3 मिनट ये महसूस कराओगे ना, आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी, आपको अच्छा लगेगा काम करना और कॉन्फिडेंस आएगा।
जब आप ये करते हो ना 1 डेढ़ महीने फिर आप पेपर देने जाते हो और आप पेपर देते हो, तो आप कॉन्फिडेंटली मारते हो वो गेस वर्क क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है। हाउएवर स्मॉल इट साउंड्स बट इट इज़ ऑलवेज़ अ मेंटल फाइट तो हमें दिमाग से बहुत एक-दूसरे की मतलब अपनी मदद करनी है हमें दिमाग की, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और उसके अलावा अब हम हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं, बुक लिस्ट वाला वो मैं शेयर कर दूँगी और फिर है कि जो है कैसे प्रिपेयर करें लॉन्ग टर्म का, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो है कभी बाद में या इन जनरल जो मैंने आपसे कहा है आप स्ट्रैटेजीज़ देख लीजिए क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है वो बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर अभी से ये सोच पा रहे हैं तो पहले यूट्यूब की स्ट्रैटेजीज़ देखिए। उसके अलावा रिमेनिंग चीज़ जो है कि आपको जो साइट्स बेटर लगती हैं आप फॉलो करिए। मैं यूपीएससी टाइम को भी अपने आइडियाज़ फॉरवर्ड कर दूँगी जिससे आपको हेल्प मिले। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है जो कि आपको मतलब छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि क्लियर करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू आरुषि मिश्रा अंडरस्कोर आईएफएस। तो आप कोशिश करिए कि आपका अच्छा-सा पेपर हो और आपको जो मेजर डाउट्स आ रहे हो, आपको कभी सुनना हो, समझना हो, तो आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट अगेन, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग सब रेस्ट करो और बहुत अच्छा पेपर दो। ओके।